हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कैप्सूल और शॉर्ट नोट्स रिवीजन 3 का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क की बात की है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की है, जैसे कि चार्ज क्या होता है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, वर्क डन। और हम जो है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बात की है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी और उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी डिस्कस किए थे। आज जो है हमारा ये नेटवर्क थ्योरी कैप्सूल रिवीजन सीरीज का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरम लाइक दिस की नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, केसीएल, केवीएल और डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जैसे एक्टिव, पैसिव, बायलेटरल। इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे जेई में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं और भी अदर एज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के नेटवर्क थ्योरम के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरम के। सबसे पहले 2 चीज़ें होती है, एक नेटवर्क एनालिसिस होता है और एक नेटवर्क सिंथेसिस होता है। एनालिसिस का मतलब होता है जब आपको इनपुट दिया रहता है या आउटपुट दिया रहता है और सिस्टम का डिज़ाइनिंग ऑलरेडी रहता है, यानी कोई सिस्टम पहले से डिज़ाइन रहा है तो उसमें इनपुट देकर आपसे आउटपुट के बारे में पूछेगा, या आउटपुट अगर है तो इनपुट के बारे में पूछेगा, तब इसको हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। वही अगर हम नेटवर्क सिंथेसिस की बात करें, नेटवर्क सिंथेसिस का मतलब होते हैं आपके दो पैरामीटर दे दिया जाता है, इनपुट का और आउटपुट का डेटा दिया जाता है और आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग करने बोलता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट बेसिक चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। अब यहाँ पे मेनली क्वेश्चन जो आएगा वो नेटवर्क और सर्किट से रिलेटेड रहेगा। अगर हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क जो होता है वो क्लोज भी हो सकता है और क्लोज नहीं भी हो सकता है। जैसे कि बैटरी हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, जितने भी स्विच, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो भी डिवाइसेस या सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है और क्लोज नहीं भी हो सकता है। जबकि सर्किट की बात करें तो सर्किट्स का मतलब होता है ये ऑलवेज क्लोज कंडीशन में होगा। जितने भी नेटवर्क एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे वो अगर क्लोज कंडीशन में है तो उसको आप सर्किट कहिएगा, अदरवाइज उसको सर्किट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर्किट से करंट फ्लो होता है, नेटवर्क से करंट फ्लो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो क्लोज भी होता है और में भी क्लोज नहीं भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ पहले आ रही है। पहले आपका एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स आ रहा है। एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे तो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एनर्जी को सप्लाई करता है या डिलीवर करता है, या उसके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन का पावर हो या रेक्टिफिकेशन का पावर हो। सिर्फ एक्टिव सोर्स का मतलब या एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एनर्जी को डिलीवर करेगा, बल्कि साथ साथ अगर वो इंटरनल एम्पलीफिकेशन भी करता है या रेक्टिफिकेशन करता है तो भी आप उसको एक्टिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखिएगा। जैसे कि वोल्टेज, करंट सोर्स, ये तो एनर्जी डिलीवर करता है, जनरेटर भी डिलीवर करता है, लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, एससीआर, बीजेटी, फेट और जो सोलर सेल वगैरह होता है, ये सॉरी सोलर सेल तो आपका एनर्जी डिलीवर करेगा। बाकी सब जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटेड के जो डिवाइसेस में यूज किया जाता है सर्किट, वो सब जो है इंटरनल एम्पलीफिकेशन या रेक्टिफिकेशन करता है, जो रेक्टिफायर या इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। फिर पैसिव एलिमेंट वो होंगे जो कैपेबल नहीं होते हैं एनर्जी को सप्लाई करने में या इंटरनल एम्पलीफिकेशन या रेक्टिफिकेशन करने में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। एक्चुअली रजिस्टर और इंडक्टर, कैपेसिटर की बात करेंगे तो जो चार्ज इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रजिस्टर में जो है पावर डिसिपेट होता है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ये स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करता है या मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है, जबकि पावर या एनर्जी जो है डिसिपेट होती है रजिस्टर में। अगर बात करेंगे आरएलसी या ट्रांसफार्मर की या फिर डायोड की या जो बल्ब की, तो ये सब हमारा आता है पैसिव एलिमेंट्स में, क्योंकि ये एनर्जी लॉन्ग टाइम तक डिलीवर नहीं करता है। एक्चुअली जो चार्ज इंडक्टर और कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी होता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स होगा, लेकिन ये जो है एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा या एक्टिव सोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक पावर को डिलीवर नहीं करता या एनर्जी को डिलीवर नहीं करता। इसका फ्लाइट टाइम होता है, कुछ देर तक ही होता है। अगर बात करेंगे, आपका मैंने पहले से बताया था कि पावर अगर आपका पॉजिटिव आए तो पावर कंज्यूम हो रहा है, ये पैसिव एलिमेंट होगा। अगर पावर आप निकालिएगा वी आई करके, अगर पावर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो पावर कंज्यूम होगा, और पावर नेगेटिव में आ रहा है तो वो डिलीवर होगा, यानी वो एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा। फिर अगर हम बात करेंगे लीनियर नॉन लीनियर की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था फाउंडेशन सीरीज में कि लीनियर जो होते हैं, जो लीनियर एलिमेंट होते हैं, मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, आप उसको रिवर्स करके समझ लीजिएगा। जैसे जो लीनियर एलिमेंट होते हैं वो होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो करता है, और इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बस एक ही लाइन याद रखिएगा, वो स्ट्रेट लाइन होता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होता है। जैसे ये जो है ये से इस तरह से जाएगा तब आपका होगा वो लीनियर, अदरवाइज उसको नॉन लीनियर की कैटेगरी में
पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड और ऑफ रिस्पॉन्स या एम्पलीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका एम्पलीट्यूड सॉरी एक्साइटेशन बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। ये ओम के नियम को फॉलो करता है, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन लीनियर होगा। जैसे इसमें नॉन लीनियर में डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, सोर्स जितने भी होते हैं वो आते हैं, और ट्रांसफार्मर आते हैं। जबकि RLC जो आता है वो हमारा लीनियर वाले में आते हैं। फिर बायलेटरल की बात करेंगे, अगर कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा करंट का तो वो यूनिलेटरल होगा, अगर कंडक्शन बोथ डायरेक्शन में होगा तो वो आपका बायलेटरल होगा। जैसे कि RLC वगैरह, हाई ट्रांसमिशन लाइन, ये सब जो है बायलेटरल होता है। या फिर कहिए कि सेम इम्पीडेंस ऑफर करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में तब, या इसका जो है सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है, इसमें डायगोनली मिरर इमेज बनता है। अगर डायगोनली मिरर इमेज बनता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उस कंडीशन में हम इसको, तो चलिए आगे हम बात करते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट की। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टाइम वेरिएंट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होते हैं उसको हम टाइम वेरिएंट कैटेगरी में रखते हैं, और जो टाइम इनवेरिएंट होते हैं उनके प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होते। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो जनरली वैल्यू होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता। वो अलग बात है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, बट इसको भी टाइम इनवेरिएंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। RLC जो होगा वो टाइम इनवेरिएंट होगा। जैसे अगर टाइम वेरिएंट की बात कीजिएगा तो जैसे एयरक्राफ्ट होगा या बैटरी, तो बैटरी टाइम वेरिएंट है, बिकॉज एक समय के बाद इसका धीरे धीरे चार्ज क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। फिर हम बात करेंगे लम्प्ड पैरामीटर की, या फिर लम्प्ड एलिमेंट की, या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की। एक्चुअली पहले याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में फील्ड थ्योरी लगता है, यहाँ पे KCL KVL नहीं लगता है। लम्प्ड में की बात करें तो लम्प्ड का मतलब देखिए, लम्प्ड का मतलब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को हम एक ही जगह कंसंट्रेटेड कर लेते हैं एक प्लेस पे, तब हम उसको लम्प्ड कहते हैं। जैसे कि सिंपली उतना नहीं आप समझिए, बेसिकली ये याद रखिएगा कि जो लम्प्ड होते हैं, जैसे कि जो भी आप सर्किट सॉल्व करते हैं वो लम्प पैरामीटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि आप उसमें देखिएगा जो है जो रेजिस्टेंस भी होगा तो रेजिस्टेंस पर मीटर होगा, इंडक्टर पर मीटर होगा, इस तरह से होता है। वहाँ पर मीटर होता है क्योंकि वहाँ पे एक जगह आप कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा रेजिस्टेंस को, क्योंकि उतना बड़ा लंबा वायर होता है, हजारों जो है किलोमीटर का वायर होता है, तो आप उसके रेजिस्टेंस को एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते। बट आप जो सर्किट जनरली सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्जर है, तो एक चार्जर के जो नॉर्मल लेंथ होने के कारण उसका जो है हम रेजिस्टेंस एक जगह कंसिडर कर लेते हैं कि भाई इतना ओम का होगा। तो जब हम रेजिस्टेंस को या फिर जो पैरामीटर को हम एक ही जगह एज्यूम कर लेते हैं तो आप उसको लम्प्ड कहते हैं, अदरवाइज उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैरामीटर चेंज विथ लेंथ, लेंथ के साथ जो चेंज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन होता है। ठीक है, और भी चीज़ें आपको मैंने याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो लीनियर होंगे, वो याद रखिएगा कन्फर्म है। जो भी लीनियर पैरामीटर होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो कन्फर्म बायलैटरल होंगे, लेकिन बायलैटरल पैरामीटर है तो जरूरी नहीं है कि लीनियर होगा। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो मैं आपको एक बार समराइज़ पहले कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। बस एक ही लाइन में याद रखिए, मैंने अभी जितना भी पढ़ाया सबका समराइज एक ही बात में रखिए। जो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो एनर्जी सप्लाई करेंगे लॉन्ग टाइम में, या फिर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन या रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी होगा जिसमें भी उसको एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज उसको हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। जो एक्टिव होंगे उनका पावर जो होगा नेगेटिव में आएगा, यानी -VI होगा। अगर लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर क्या होगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास होगा, तो उसको आप लीनियर कहिएगा, अदरवाइज नॉन लीनियर कहिएगा। बायलैटरल की बात करेंगे तो डायगोनल अगर मिरर इमेज बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए तो जो जितना इधर है उतना भी इधर है, तो ये जो है डायगोनली मिरर इमेज है, इसका मतलब ये क्या होगा, बायलैटरल है। साथ साथ में आप देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप ये भी क्या है, लीनियर है। साथ साथ में ये देखिए पैसिव है, क्यों एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब इसका पावर निकालेगा तो पावर बराबर होगा -V, और इधर आप देखिए -I, तो यानी कि ये हो जाएगा +VI। जब +VI हो जाएगा तो याद रखिएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव होगा। लेकिन अगर -VI होगा तो वो आप याद रखिएगा एक्टिव होगा। जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये इसका अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स है, वो जो भी एलिमेंट का ये ग्राफ है उसका पावर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक्टिव एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ जब आप इसका निकालिएगा तो आप देखिए ये आपको जो है वो किस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे V और I, तो यह -VI हो जाएगा। कोई भी एक अगर आपका नेगेटिव में आ जाता है पावर तो वो एक्टिव की कैटेगरी में आता है, या नॉन लीनियर होगा, क्योंकि आप देखिए ये लीनियर है, यहाँ तक लीनियर है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है नॉन लीनियर होगा। यूनिलैटरल होगा क्योंकि इसका डायगोनली मिरर इमेज नहीं बन रहा है, ऐसा इधर बन रहा है लेकिन ये डायगोनली नहीं है, तो डायगोनली मिरर इमेज बनेगा तभी जाके वो हमारा जो होगा
होगा। आगे इस तरह से और भी ये क्वेश्चन होता है, गेट में तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बाकी AJE एग्जाम में उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एक बार SSC JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं, बाकी ये कभी नहीं आया था। हाँ, और एक ही बार अभी तक आया है, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है किसी भी एलिमेंट का, आप इसमें देख सकते हैं कि कह रहा है कि बताइए लीनियर नॉन लीनियर वगैरह क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये आपको लीनियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो ये जो होता है आपका बस वो ग्राफ स्ट्रेट है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होने के कारण ये जो ग्राफ होगा वो नॉन लीनियर होगा। साथ साथ में डायगोनल मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये आपका जो है यूनिलैटरल हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ जो अगर पावर निकालिएगा तो पावर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ आई माइनस में होगा और यहाँ पे भी जो है वो प्लस में होगा। तो यानी पावर अगर आपका नेगेटिव होता है तो वो जो है एक्टिव में आएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिव है और साथ साथ में जो है यहाँ पे एक्टिव है, नॉन लीनियर है और आपका ये नॉन बायलैटरल है। तो ये वाला कैटेगरी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसी तरह से कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द बायलैटरल एलिमेंट। तो बायलैटरल एलिमेंट कौन होगा, आप समझ रहे हैं, कैपेसिटेंस हो जाएगा। इस तरह से आगे हम बात करेंगे, कुछ डेटा है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। जैसे कि ये डेटा को आप याद रखिएगा कि जो भी गाइस जो भी हमारा जैसे सोर्स है, जैसे वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। जब वही अगर हम करंट सोर्स की बात करेंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। वही प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें, मतलब वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा। वही अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। वोल्ट मीटर में यही चीज़ें उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और जो इन्फिनाइट होता है, और प्रैक्टिकल में ये हाई होगा। और वोल्ट मीटर जो जोड़ा जाता है वो सीरीज में इसका कनेक्शन होता है, आर सीरीज रेजिस्टेंस। और आमीटर में बात करें तो ये जो आइडियल कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में लो होगा और ये पैरेलल में कनेक्शन रहता है, कनेक्टेड रहता है। इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर में आइडियल कंडीशन में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में ये लो होगा। कैपेसिटर में बात करें तो ये हाई होता है, यानी प्रैक्टिकल में, और आइडियल कंडीशन में ये जो है इन्फिनाइट होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक्टिव होता है, यूनिलैटरल होता है और नॉन लीनियर होता है। वोल्टेज सोर्स अगर आपका सेम पोलरिटी होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपोजिट पोलरिटी होगा तो आप जो प्लस कर दीजिए। करंट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होगा तो जोड़िए, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 वोल्ट है और क्या है 3 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए पोलरिटी क्या है आपका, अपोजिट है। यहाँ ऊपर में प्लस है और यही जस्ट अगर आप नीचे देखिएगा तो यहाँ क्या है, माइनस है। तो पोलरिटी अपोजिट है तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 9 वोल्ट आया, 9 वोल्ट, और साइन क्या होगा, तो साइन हमेशा जिसका ज़्यादा वोल्टेज होगा साइन उसी का आएगा। पोलरिटी और डायरेक्शन डिसाइडेड बाय हायर वोल्टेज और करंट। इस तरह से यहाँ पे सेम डायरेक्शन है इसलिए हम यहाँ पे जोड़ दिया, अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देते। बाकी हम डमी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे पैरेलल में, अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में आपका करंट सोर्स क्या होता है, डमी होता है। सीरीज कंडीशन में बात करें तो वोल्टेज सोर्स डमी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो नोमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट नोमेरिकल में ये डेटा दिया रहता है सर्किट में, तो आप उसको समझ के उस डमी रजिस्टर को या सोर्स को आपको हटाना पड़ता है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट और बात करें ओपन सर्किटेड की, तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट सर्किटेड है और क्या है, ओपन सर्किटेड है। तो शॉर्ट सर्किटेड में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, जबकि ओपन सर्किटेड में रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया तो सिंपल सी बात है कि आई बराबर क्या होता है, V/R। तो अगर आपका रेजिस्टेंस 0 हो गया यानी बहुत कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ करंट इन्फिनाइट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली सर्किट में करंट फिनाइट ही होता है। और यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज भी 0 हो जाता है। वही अगर ओपन सर्किटेड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसके कारण करंट 0 हो जाएगा और VOC भी आपका हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी ये फिनाइट होता है। फिर यहाँ पे आपका देखिए कुछ डेटा है, आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट ठीक है आप याद कर सकते हैं, आप उसी भी इसको बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी की बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए सीरीज में मोर वोल्टेज अगर आपको चाहिए, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो बैटरी को आप सीरीज में कनेक्टेड कीजिए, अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो आप बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए या सेल को। तो यहाँ पे फार्मूला है कि यहाँ पे देख सकते हैं NE, मान लीजिए नंबर ऑफ बैटरी लगा हुआ है या सेल लगा हुआ है, तो
एन तो नंबर ऑफ सेल हो गया और ई जो होगा एक का वोल्टेज होगा, बाकी एन आर हो जाएगा। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ यहाँ पे जो बैटरी होगा या सेल होगा, आर जो होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बाकी ये जो है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस है। जोड़ के यहाँ से आप क्या कीजिए करंट निकाल लीजिएगा, ये आप वैसे भी जनरली निकाल सकते हैं। जैसा कि जानते हैं नोड क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलेगा तो वो नोड होगा, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो हम उसको जंक्शन कहेंगे। जितने भी मैश होते हैं वो लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप मैश होगा वो कोई ज़रूरी नहीं होगा। और ये फार्मूला तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस फार्मूला को रट ही जाइए कि L इक्वल्स टू होता है B-N+1। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खास करके RRB JEE में, या जो वो ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जिसमें, तो वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका L होगा, L इक्वल्स टू होता है B-N+1 होता है, जहाँ B जो होता है वो आपका ब्रांच हो गया, N नोड हो गया और आपका ये होना। अगर करंट इंटर करता है प्लस में तो वो एब्जॉर्ब पावर होगा, और अगर लीव करेगा तो डिलीवर पावर होगा। मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं पावर डिलीवर है, राइज इन पोटेंशियल होगा क्योंकि ये माइनस से प्लस में हो रहा है, यानी आप देख सकते हैं लोअर टू हायर जा रहा है। यहाँ पे देखिए हायर टू लोअर जा रहा है, यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, साइन आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ करंट की। क्लासिफिकेशन सोर्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और डिपेंडेंट सोर्स होता है। इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें गाइस तो इसमें वोल्टेज होगा और क्या होगा करंट होगा, फिर इसमें आइडियल आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, फिर आइडियल यहाँ से फिर प्रैक्टिकल आएगा। फिर डिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ VC VS होगा, यानी वोल्टेज कंट्रोलेड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोलेड करंट सोर्स, करंट कंट्रोलेड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोलेड करंट सोर्स। यहाँ पे बात करेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं और क्या होते हैं यूनिलैटरल होते हैं। ये डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इन सर्किट, डिलीवर एनर्जी टू द नेटवर्क बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये डिलीवर एनर्जी करता है कांस्टेंट वोल्टेज पे, एट कांस्टेंट वोल्टेज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ VS, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। याद रखिएगा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज डिलीवर करते हैं ऑलवेज, और ये लोड करंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे लोड करंट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, लेकिन आपका जो ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। फिर हम बात करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो मैंने अभी बताया वो उसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तो डिलीवर एनर्जी वेरिएबल लोड पे डिलीवर करता है, ये डिपेंड करता है आपका लोड करंट पे। लोड करंट अगर मान लीजिए ज़्यादा होगा तो आपका VL क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर वही हम बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स की गाइस। तो आइडियल करंट सोर्स में हम देखते हैं कि एनर्जी जो होता है ये डिलीवर करेगा, डिलीवर एनर्जी एट कांस्टेंट करंट। करंट आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि आपका जो इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है, और विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोर्स वोल्टेज। इसको सोर्स वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। जो आइडियल करंट सोर्स होते हैं वो कांस्टेंट करंट डिलीवर करते हैं, चाहे वोल्टेज आपका पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या ज़ीरो हो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल जो है लार्जर इंडक्टर इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर लार्जर इंडक्टर लगा हुआ है तो वो आइडियल करंट सोर्स का काम करता है। बाकी यहाँ पे सर्किट आप देख सकते हैं और इसका ये जो है ग्राफ याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होगा वो एनर्जी को डिलीवर करेगा वेरिएबल करंट पे, क्योंकि ये जो है डिपेंड करेगा सोर्स वोल्टेज पे। अगर आपका सोर्स वोल्टेज जो है ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में करंट हमारा हो जाएगा कम हो जाएगा। यदि आपका VL जीरो हो जाए, लोड वोल्टेज जीरो हो जाए, तो IL इक्वल्स टू हो जाएगा IS। यहाँ फिगर से आप नोट कर सकते हैं, और ये ग्राफ जो है आपको याद रखना है। फिर डिपेंडेंट सोर्स जो है जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट करती है, जैसे कि यहाँ डिपेंडेंट ऑन सेम अदर सोर्स ऑफ द सर्किट, डिलीवर एनर्जी टू द नेटवर्क बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें लीनियर आता है, एक नॉन लीनियर आता है। नॉन लीनियर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि I² है, बाकी ये सब चीज़ें आप जानते हैं, आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स होगा, इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ पे आप देख के बताइएगा, जैसे ये वाला डिब्बा दिखेगा तो आपको ये तो वैसे भी करंट दिख रहा है, और इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, तो यहाँ I4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये करंट कंट्रोलर करंट सोर्स है। चलिए आगे हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका अपोजिट पोलैरिटी होगा तो ऐड कर दीजिए, और सेम पोलैरिटी होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर करंट सोर्स की बात कीजिएगा तो अपोजिट पोलैरिटी होगा तो माइनस कर दीजिए, और सेम पोलैरिटी होगा तो प्लस कर दीजिए। बेसिक चीज़ें हैं और आपको ये पता होनी चाहिए। फिर आपको डोमिनेंट कौन होगा या डमी कौन होगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर करंट सोर्स के सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो डमी होता है, रिडंडेंट होता है, मतलब फालतू होता है। वही अगर हम पहले भी आपको बता दिए थे कि जो आपका अगर करंट अगर आपका प्लस टर्मिनल से इंटर करता है तो पावर एब्जॉर्ब होगा, और अगर आपका प्लस टर्मिनल से निकलता है तो पावर आपका डिलीवर होगा।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर वोल्टेज के साथ सीरीज में लगा हुआ रेसिस्टेंस तो करंट सोर्स में वही पैरेलल के साथ लग जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। बाकी मैंने मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इंडक्टर ये पहले भी बताया था। आगे हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ रजिस्टर और इंडक्टर की। तो यहाँ पे देखिए सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकालेगा तो R1 R2 R3 हो जाता है, या अगर सेम ही रजिस्टर होगा तो NR हो जाता है या RN हो जाता है। वही अगर आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगाइएगा तो V1 अगर वोल्टेज मान लीजिए यहाँ का निकालिएगा तो V और यहाँ का रेजिस्टेंस सेम होता है। करंट में बस अपोजिट रेजिस्टेंस लिया जाता है, वोल्टेज में सेम ही लिया जाता है। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट सीरीज का होगा वो R इक्विवेलेंट पैरेलल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है बट वोल्टेज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। फिर अगर हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में जैसा कि आपको पता है अगर ये आपका रेजिस्टेंस सेम होता है तो R/N वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, अदरवाइज इस वाला फार्मूला को यूज कर सकते हैं। वही कंडक्टेंस की बात कीजिएगा तो कंडक्टेंस यहाँ पे ऐसे सिंपली जोड़ देंगे। वही अगर आपको यहाँ पे CDR लगाना है यानी कि करंट डिवीजन रूल लगाना है तो टोटल करंट यहाँ जो है जिसमें निकालना उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस बाय दोनों को क्या कर देना, एड ऑन कर देना। सेम वोल्टेज होता है बट डिफरेंट करंट होता है यहाँ। तो चलिए आगे हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि रजिस्टर का जो फार्मूला होगा सेम एज इट इज़ आप इंडक्टर कर सकते हैं। तो इंडक्टर अगर सीरीज में रहे तो रजिस्टर का जो फार्मूला लगता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 वो लगा लीजिए। यानी कि जैसा रजिस्टर में फार्मूला होता है सीरीज और पैरेलल में या CDR VDR होता है उसी तरीके से इंडक्टर में भी होता है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर में ये डेटा चेंज हो जाता है। जो सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर का फार्मूला होता है वो यहाँ पैरेलल का हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटर के कंडीशन में यहाँ डेटा सीरीज में दिया है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है बट फार्मूला जो है रजिस्टर वाला जो पैरेलल का होता है वो यहाँ पे लग रहा है। सेम थिंग्स है, बस याद रखिएगा उल्टा होता है, सीरीज में पैरेलल का फार्मूला और पैरेलल में सीरीज का फार्मूला, और कुछ भी नहीं है। और बाकी डेटा यहाँ पे वही चीज़ें सेम टू सेम रहने वाले हैं। बस यहाँ पे स्टार डेल्टा याद रखिएगा, यहाँ से तो हर कुछ एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को देख लीजिए किस तरह से ये किया गया। एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, यहाँ से काम चल जाएगा। जैसे अगर आपको यहाँ से R12 निकालना है तो यहाँ पे देखिए R1 + R2 प्लस क्या हो जाएगा R12, यानी यहाँ पे दोनों को जोड़िए जिसका भी निकालना है। जैसे अगर आपको 2 3 निकालना है तो यहाँ पे देखिए R2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा प्लस करके आप गुना कर दीजिएगा R2 R3, जो बचा हुआ होगा उसको नीचे लिख दीजिएगा R1। तो ये आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे आगे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो है R12 हो जाएगा R12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे मान लीजिए अगर ये वाला निकालना है तो इन दोनों के जो साइड में जो एडजेसेंट साइड में होंगे उन दोनों को प्रोडक्ट करके नीचे में सारे को क्या कर देना है, जोड़ देना। अगर आपका रेजिस्टेंस अगर सेम ही है या जो भी यहाँ पे डेटा दिया है होगा वो अगर आपका स्टार डेल्टा में पैरामीटर सेम ही है, जैसे अगर ये 2 तो ये भी 2 ये भी 2 तो सब 2 2 होगा, तो उस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर सेम होगा तो याद रखिएगा रेजिस्टर के कंडीशन में स्टार को अगर आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा स्टार से डेल्टा में जाने के लिए गुना 3 कर दीजिएगा। स्टार वैसे भी देखिए गुना के जैसे दिखता है, तो आपको याद रखिएगा स्टार से डेल्टा में जाना है, स्टार से डेल्टा में जाना है तो गुना कर देना है, लेकिन डेल्टा से स्टार में जाना है, डेल्टा मतलब उल्टा, उल्टा मतलब याद रखिएगा भागा। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम की। तो यहाँ पे केसीएल की बात करेंगे, केसीएल बात करेंगे तो ये जो है केसीएल आधारित होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। वही केवीएल की बात करेंगे तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। बाकी यहाँ पे फार्मूला ये जो है जो चीज़ कॉन्सेप्ट होता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि केसीएल में क्या होता है, इनकमिंग करंट का टोटल जो सम होता है और जो आउटगोइंग करंट का टोटल सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है या बराबर होता है। ठीक है, बाकी मेनली इसमें याद रखिएगा जो केसीएल बेस्ड वन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। और बाकी ये कैन नॉट अप्लाइड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में आता है कि केसीएल जो होता है वो कैपेसिटर प्लेट के बीच अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आगे केवीएल की बात करेंगे तो केवीएल में बस यही 2 क्वेश्चन बहुत हिट है, आरबीजी में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि जो केसीएल होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करते हैं, केवीएल जो होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करते हैं। फीचर की बात करें केसीएल केवीएल की तो ये जो है वैलिड होता है लम्प्ड पैरामीटर पे, लीनियर में, नॉन लीनियर में और बोथ एसी डीसी पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तो ठीक है, जो नहीं होते जहाँ इनवैलिड होता है वो बस आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए जो केसीएल केवीएल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स में इनवैलिड होते हैं, और जो हाँ हाई फ्रिक्वेंसी की बात होगी
वहाँ पे भी इनवैलिड होता है। अक्सर केस में इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट में होते हैं या जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है उसमें ये इनवैलिड हो जाता है। आगे मेश एनालिसिस, जैसा कि आप जानते हैं मेश एनालिसिस से जनरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है, नोडल एनालिसिस मेनली प्रीफर किया जाता है। 90% पार्ट जो नोडल एनालिसिस से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेश एनालिसिस काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वो आप सेमेस्टर एग्जाम के दरमियान ये सब करते होंगे, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिए उसे नोडल एनालिसिस से या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने का, या अगर कोई थ्योरम लग रहा है तो उस थ्योरम को अप्लाई करने का। तो देखिए मेश जो होता है वो केवीएल प्लस ओम्स लॉ मिला के होता है, और ये सिर्फ प्लेनर सर्किट के लिए यूज होता है। प्लेनर मतलब 2D सर्किट होता है, और ये जो होता है प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों के लिए यूज़ होता है। सुपर मैश का मतलब होता है कि जब दो मैश के बीच एक करंट सोर्स आ जाता है तो उसी को आप सुपर मैश कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है जिसमें आप केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ दोनों लगाते हैं, सॉरी तीनों लगाते हैं। बाकी ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नोडल एनालिसिस की बात करें तो नोडल एनालिसिस में एक सुपर नोड आता है। सुपर नोड का मतलब होता है कि जब दो नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है तो उसी को आप क्या कहते हैं, सुपर नोड कहते हैं। फिर इसमें आप केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ तीनों लगाते हैं। डिग्री ऑफ नोड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांच जितने भी कनेक्टेड होंगे नोड से उसी को आप कहते हैं डिग्री ऑफ ब्रांच। जैसे एक नोड से अगर 3 कनेक्टेड है तो डिग्री ऑफ जो नोड होगा वो 3 होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब होता है V एंड I, वोल्टेज और करंट जो होगा अक्रॉस एनी एलिमेंट इज सम ऑफ वोल्टेज एंड करंट ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग एलिमेंट। ये सब नहीं याद रखना है मेनली, ये खास करके याद रखना है कि कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि लागू वाला तो डेटा याद ही रहता है या उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ लागू नहीं होता है, यानी कहाँ इनवैलिड हो जाता है सुपरपोजिशन या कोई भी थ्योरम। तो याद रखिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है पावर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ना ही ये नॉन लीनियर या यूनिलेटरल के लिए यूज़ होता है। साथ साथ में ये अनबैलेंस ब्रिज के लिए भी यूज़ नहीं होता है। साथ साथ में अगर कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहता है तो वहाँ पे भी ये इनवैलिड हो जाता है। ये सिर्फ वैलिड कहाँ होता है तो एक्टिव सोर्स में होता है, पैसिव सोर्स और जो लीनियर बायलैटरल और होता है वो, या जो होमोजेनिटी और जो एडिटिविटी को फॉलो करता है उसके लिए। तो ये कैसे निकलेगा कि सिर्फ इसी तरह से हम आगे बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम की और नॉर्टन्स थ्योरम की। थेवेनिन्स थ्योरम जैसा कि बात करें ये ओपन सर्किट होते हैं, इसमें आपको ओपन सर्किट करना पड़ता है लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे आरटीएस 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल बस याद रखिए कहाँ कहाँ लागू होता है, बाकी यहाँ से तो सर्किट प्रॉब्लम आएंगे, बाकी ये कहानी वहानी लिखने विखने या जो भी है वो तब से नहीं आएंगे आपको, बस कहाँ याद लागू नहीं होता या कहाँ लागू होता है याद रखिएगा। और नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है वो कन्वर्ज होता है थेवेनिन्स थ्योरम का, या थेवेनिन्स थ्योरम जो होता है वो कन्वर्ज होता है नॉर्टन्स थ्योरम का। नॉर्टन का उल्टा थेवेनिन, थेवेनिन का उल्टा नॉर्टन, से याद रखिएगा। यूज किया जाता है वैक्यूम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये एप्लीकेबल होता है लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल। और कहाँ पे यूज़ नहीं होता तो नॉन लीनियर नेटवर्क में ये यूज़ नहीं किया जाता है थेवेनिन्स। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्टन्स करंट की। तो नॉर्टन्स करंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका होता है ये शॉर्ट सर्किटेड होता है, ये शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। कन्वर्जन ऑफ क्या होता है थेवेनिन्स थ्योरम होता है, एसएससी का क्वेश्चन है। सर्किट हैविंग ओनली डिपेंडेंट सोर्स होता है इसमें, वैलिड फॉर लीनियर, बायलैटरल और एक्टिव, ये सब नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। टेलीकॉम नहीं बनाया है क्या यार, तो 25 का भी नहीं बनाया है। तो आगे हम बात करेंगे टेलीगेंस थ्योरम की, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो होता है टोटल पावर जो होता है किसी भी सर्किट में जो होता है वो 0 होता है, यही टेलीगेंस थ्योरम कहता है। यानी इनकमिंग पावर, आउटगोइंग पावर, या कहिए कि डिलीवर और जो एब्जॉर्ब पावर है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए टेलीगेंस थ्योरम में 0 हो जाएगा। तो ये किस पे आधारित है तो एनर्जी पे आधारित है, केसीएल चार्ज पे, केवीएल एनर्जी, और आपका टेलीगेंस थ्योरम भी एनर्जी पे है। कहाँ एप्लीकेबल होता है, अक्सर केस में ये सारे नेटवर्क एलिमेंट में लगते हैं, इस बात का ध्यान दें। रिस्प्रोसिटी थ्योरम की बात करेंगे तो ये कह रहा है इनपुट और आउटपुट का जो एक्साइटेशन का जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, यानी V1 V2 I1 I2 ये होगा। यहाँ से जैसे 4 पैरामीटर यहाँ पे है तो 3 पैरामीटर दे देता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें से I2 निकालिए। एप्लीकेबल कहाँ होता है तो लीनियर, बायलैटरल, पैसिव और जो है सिंगल सोर्स। ध्यान रहे यहाँ पे क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स। जहाँ सिंगल सोर्स प्रेजेंट होंगे वहीं आपका रेस्प्रोसिटी थ्योरम लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। मल्टीपल सोर्स के लिए ये लागू नहीं होता। कहाँ लागू नहीं होता तो जहाँ डिपेंडेंट सोर्स हो, जहाँ मोर देन वन सोर्स हो, जहाँ इनिशियल हिस्ट्री या कंडीशन दिया होता है वहाँ पे रेस्प्रोसिटी थ्योरम नहीं लगता है। मिलीमेंस थ्योरम का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं। मिलीमेंस थ्योरम का मतलब होता है कि जब वोल्टेज सोर्स के साथ बहुत सारे रेजिस्टर इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं तो आप उसको एक इक्विवेलेंट तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे आप भी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो जो होगा V1/R1, V1/R1 ये तो करंट है, और यहाँ पे जो है यह रेजिस्टेंस है, फिर घूम के तो वही वोल्टेज आ रही है। ये फार्मूला आपको याद रखना। ये जो है कम्बिनेशन होता है थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का, याद रखिएगा। यहाँ वैलिड होता है बोथ वोल्टेज और करंट सोर्स के लिए। और पैरेलल वोल्टेज कनेक्शन, पैरेलल वोल्टेज कनेक्शन थेवेनिन्स होता है, करंट पैरेलल कनेक्शन को आप नॉर्टन्स एंड थेवेनिन कहेंगे। कंपनसेशन थ्योरम कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए कोई सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस में अगर थोड़ा बहुत भी आप चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो करंट में चेंजिंग आएगा वो होगा I del R।
ठीक है। और उसके लिए कंपनसेशन वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा, जिसको इसी को आप सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी कहते हैं। और खास करके ये फाइंड किया जाता है ब्रिज और नेटवर्क के सेंसिटिविटी को। लीनियर, बायलैटरल और इंडिपेंडेंट सोर्स पे ये लागू होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एमपीटी की। एमपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात करें यहाँ पे, तो ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है उस बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना। पहली बात कि लोड क्या होना चाहिए। कंडीशन की बात करूँ तो पहली बात लोड आपका वेरिएबल होना चाहिए, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होना चाहिए। साथ साथ में इसका यूज़ हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन में करते हैं। और लीनियर होता है, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव में ये लागू होता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसमें यूज़ किया जाता है। आरटीएस इक्वल्स टू आरएन होता है। अगर हम डीसी, इन केस ऑफ डीसी की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी सर्किट में मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होगा, कहता है कि जब आपका आरटीएस आरएल के इक्वल्स हो जाए, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। अगर हम इन केस ऑफ डीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आरटीएस इक्वल्स टू आरएल होगा, और ये इसको आप इम्पीडेंस मैचिंग में कहिएगा। यहाँ से अगर मैक्सिमम पावर निकालिएगा तो पी मैक्स बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर टी एच 4 एल। बाकी आप डिफरेंशिएशन करके सब निकाला जाता है, वो सब याद नहीं रखना, ना ही वो एग्जाम में आने वाले। टोटल पावर निकालिएगा तो इसको 2 बार जोड़ दीजिए, इस टाइप से ये आपका टोटल पावर निकल जाएगा। तो ये आपका इसमें मैंने याद रखना है पी मैक्स, और ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिएगा तो यूजफुल पावर और टोटल पावर का कीजिएगा तो कुल मिला के 50% आएगा। डीसी सोर्स के कंडीशन में, डीसी सप्लाई के कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी का जो होता है वो आपका 50% होता है। और खास करके इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये इतना ही होता है। बाकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आप देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं ना कहीं लॉसेस ज़्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम पावर जितना आप इनपुट पे देते हैं उतना आउटपुट में नहीं मिल पाता है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा हो पाता है। आगे हम बात करेंगे जैसे इन केस ऑफ एसी की, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, जेड एल बराबर कंजुगेट ऑफ जेड एस। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछता है कि 2 + ऐसे 3j दिया हो रहा था, इसका बोलेगा कि ये कंजुगेट, तो आप 2 - 3j कर दीजिएगा। जैसे आगे क्वेश्चन आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इन केस ऑफ एसी की बात करें तो यहाँ पे RTH होगा, यहाँ पे क्या होगा ZTH होगा, जो आपका रिएक्टेंस होता है। यहाँ पे RL होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस होगा, XL होगा। ठीक है। तो यहाँ पे RTH, ZTH, यहाँ पे RL, और क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। कह रहे हैं कि ओनली वन RL इज़ वेरिएबल और XL क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। जो आपका लोड रिएक्टेंस है वो अगर फिक्स रहे और ये जो RL वेरिएबल होगा, तब फार्मूला देखिएगा आपका ये होगा। RL बराबर यहाँ से होगा आपका R² TH हो जाएगा, और XL + XT, XL + XTH का स्क्वायर हो जाएगा। और इस समय आपका जो इफिशियंसी होगा आप देख सकते हैं वो 50% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे जब आपका सिर्फ और सिर्फ XL यानी कि लोड रिएक्टेंस वेरिएबल होगा और आपका जो RL होगा वो फिक्स होगा, तब फार्मूला जो बनेगा वो हमारा होता है XL इक्वल्स टू होता है -XTH। और यहाँ पे P मैक्सिमम का वैल्यू ये होता है। ये सब जनरली याद नहीं रखना है, मेनली आपसे याद जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आगे आपको बता दूंगा। जैसे ये कह रहा है कि RL और XL अगर दोनों वेरी करेगा तो सिमुल्टेनियसली एक साथ, तब ये वाला याद रखिएगा ZL इक्वल्स टू हो जाएगा ZS कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये हमारा 50% हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे XL अगर हमारा 0 हो या लोड इज प्योरली रेजिस्टिव होगा तो आपका ये होगा, और इसका एफिशिएंसी हमारा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका RL ज़्यादा होगा RTS के मुकाबले तो 50% एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, 50% एफिशिएंसी ज़्यादा होगा एफिशिएंसी। और अगर RTH ज़्यादा होगा तो 50% एफिशिएंसी से कम होगा, और दोनों बराबर होगा तो एफिशिएंसी आपका 50% होगा। इन केस ऑफ MPT यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी के कंडीशन में याद रखिएगा जो जनरेटेड पावर होगा वो लोड पावर के क्या होगा, दुगुना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में छपते हैं। और जो VL होगा वो VOC/2 होता है, यानी ओपन सर्किटेड वोल्टेज/2 होता है। क्वेश्चन आगे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम ओम्स लॉ की बात करें तो यहाँ ओम्स लॉ में आप देख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि I डायरेक्टली V होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये आप जो है ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पर करंट डेंसिटी भी बढ़ता है। ये उसका ग्राफ है, लीनियर है जैसा कि आप जानते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ ओम्स लॉ लगता है, तो ये जो है मेटेलिक कंडक्टर पे लगेगा, और जहाँ पे मॉडरेटली टेम्परेचर लो टेम्परेचर ना हो, ठीक है, कार्बन रजिस्टर में लगेगा, रेजिस्टिव और रिएक्टिव में लगेगा, XL और XC में लगेगा, साथ साथ में लम्प्ड और लीनियर पैरामीटर में ये लगता है। और एक और जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये DC सर्किट एज वेल AC सर्किट में लगता है। प्रोवाइड अकाउंटेड इन टेकन ऑफ द प्रोवाइड इंड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट टू डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूरा डेटा याद रखिएगा कि आपका जो ओम्स लॉ कहाँ पे लगता है। आपका रेलवे जेई में तो धराधर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। और कहाँ नहीं लगता है तो यहाँ बात करेंगे तो नॉन लीनियर और जो है
यूनिलेटरल एलिमेंट्स या फिर कहिए डायोड्स, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगता है। वही अगर हम बात करेंगे और भी इलेक्ट्रोलाइट्स, रेक्टिफायर, वैक्यूम ट्यूब, आर्क जनरेटर, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहाँ पे लगेगा वो याद कर लीजिए, बाकी जो भी ऑप्शन आए आप उसमें ना लगा के चलाइए कि ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है या ओम्स लॉ यहाँ नहीं लगता। जैसे सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ नहीं लगता है, वोल्टेज और करंट में भी यहाँ वायलेट नहीं होता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ कहाँ वायलेट होगा, तो ऑल कंडक्टर में, याद रखिएगा। अगला यहाँ कुछ क्वेश्चन है नेटवर्क थ्योरम के, उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट, कहाँ पे ये लगता है, तो ये लीनियर बायलेटरल एलिमेंट में लगता है। कहाँ नहीं लगता है, ये डेटा सारा मेंशन है कि ओनली एप्लीकेबल लीनियर बायलेटरल, पावर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होगा, साथ साथ में दो और मोर देन दो होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, और होमोजेनिटी और एडिटिविटी को ये क्या करता है, फॉलो करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब आपका सोर्स डिलीवर करेगा मैक्सिमम पावर, उस कंडीशन में एफिशिएंसी कितना होगा, जब तक कहा ना जाए तो एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा, 50% होगा। वही आगे हम बात करेंगे, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिजायर्ड टू अटेंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जनरली अटेंड नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं ना कहीं लॉस होता है, इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं होता, ना ही मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि अगर आपका मान लीजिए कि कह रहा है कि व्हेन सोर्स इज डिलीवरी मैक्सिमम पावर, जब सोर्स आपका मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है तो इस समय एफिशिएंसी क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा दिया नहीं गया, तो ये डिपेंड करेगा आपका, डिपेंड होता है सर्किट पैरामीटर, एसी है कि डीसी है। मान लीजिए अगर डीसी है तो 50% होगा, अगर एसी में है, अगर आरएल वेरी है जो भी है उस हिसाब से 50 से कम ज़्यादा होगा या इक्वल भी होगा। आगे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, उसको देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि भैया आपका जो आरजी है वो डेटा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जो आपका वेरिएबल है वो ओम, ये 20 ओम से लेके 80 ओम के आसपास है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ से निकालना है, आप यहाँ से वैल्यू को पुट करके यहाँ निकाल सकते हैं। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये जो ये सर्किट देख के आप बताइए कि सुपरपोजिशन, कह रहे सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स करेंट सोर्स ना। चलिए आगे पढ़िए। फिर रिस्पोसिबिलिटी कैन बी अप्लाइड, दो सोर्स है तो यहाँ तो नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीपल सोर्स में नहीं लगता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेंट डायोड, हाँ डायोड क्या होगा क्योंकि ये नॉन लीनियर डिवाइस। इस तरह से आप देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन सा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ZL दिया हो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आई थिंक यहाँ पे आपसे सोर्स इंपेडेंस ZS पूछ रहा है, तो जो प्लस होगा वहाँ माइनस कर दीजिए, आंसर वही हो जाएगा, यानी कंजुगेट उसका निकाल दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कंजुगेट क्या होता है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट MCQ। जब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन जो है मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सेलेक्टेड करके मैंने डाला है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी डेटा है यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वन आपका है ग्राफ थ्योरी। जनरली इसका AJE एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट ये गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको इसका जो है रिवाइज करवा देता हूँ, मे बी अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए एक दो तो आप इसको बना सकें। जैसे आप देखिए ग्राफ है, ग्राफ जो होता है, ग्राफ थ्योरी की बात करें तो ग्राफ जो होता है नोड और ब्रांच का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इस कंडीशन में यहाँ प्रिंसिपल नोड कंसिडर किया जाता है, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किटेड होता है, करंट सोर्स आपका ओपन सर्किटेड होता है जब आप ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ थ्योरी में नोड्स को हम वर्टिक्स कहते हैं और ब्रांच को आप एज कहते हैं, तो मेरे लिए यही दो क्वेश्चन आएगा कि नोड को क्या कहते हैं और ब्रांच को क्या कहते हैं। जैसे आप देखिए अगर आपको यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है ग्राफ थ्योरी में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस टाइप से सेम ही है, बस आपको ये लाइनिंग में खींचा जाता है। जैसे ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट इस तरह से होगा और एक एलिमेंट इस तरह से होगा, एक एलिमेंट जो है आपका इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो इस तरह से ग्राफ थ्योरी खींचा जाता है। अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, तो इसमें मैंने याद रखिएगा जो है फार्मूला याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ लिंक्स होगा, ये जो फार्मूला होगा ब्रांच का वो होता है n × n-1/2 होता है, यही फार्मूला आपके काम आएंगे। बाकी ट्री की बात करें तो रैंक ऑफ ट्री की बात करें तो n-1 होता है, बाकी नंबर ऑफ ट्री n का n पे पावर n-2 हो जाता है। ये सब चीज़ें एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में जो आपका डायरेक्शन ऑफ ब्रांच होता है वो डज नॉट रिप्रेजेंट करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो एरो हमने मारा तो ये करंट डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से करंट जा रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ को आप डायरेक्टेड या ओरिएंटेड ग्राफ कहते हैं। फिर हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है इस तरह से, ये जो है हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। फिर कंप्लीट ग्राफ होता है, जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो कनेक्टेड ग्राफ होता है, लेकिन सभी कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होगा वो कोई ज़रूरी नहीं होगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, देखिए कह रहा है कि एक नेटवर्क है
जिसमें कि n इक्वल्स टू 10 है, यानी नोड 10 है, ब्रांच आपका 17 है। तो यहाँ से आपसे पूछा रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशन, तो यहाँ पे वही L बराबर जो हो जाएगा लिंक्स इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस n प्लस 1, और ये आपका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। फिर याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रांच अगर नेटवर्क में निकालना है, अगर ग्राफ आपका दिया है n नंबर ऑफ ब्रांच, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन करंट जो होगा वो हमारा n ही होता है। कोड ट्री है, फिर लिंक और कोड का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला बस याद रखिएगा। मैट्रिक्स ये सब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इंसिडेंस मैट्रिक है, इस तरह से आप देख सकते हैं रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक होगा n-1, बाकी ऑर्डर ऑफ जो होगा a n इंटू n b होगा, बाकी सम ऑफ जो एलिमेंट्स सारा यहाँ पे देखिए सम ऑफ एलिमेंट्स किधर से भी जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी अगर उसी में से इसका देखिए जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है उसी में से अगर हम एक रो को हटा दे तो ये हमारा हो जाता है रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एक रो को हटा दिए तो ये हमारा बन गया रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए टाई सेट मैट्रिक्स की बात करें तो ये फार्मूला बस याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इसी में हमारा एक टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, वो हमारा है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट है यानी कि आप देख सकते हैं 2 पोर्ट होते हैं, यहाँ 1 पोर्ट है, इधर आपका 1 पोर्ट है, तो इसको आप कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, और टर्मिनल आपके 4 हैं। मैक्सिमम पॉसिबल पैरामीटर की बात करेंगे तो ये आपका जो है फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसमें आपको Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और आपका ABCD पैरामीटर मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी होने के लिए बहुत कुछ होते हैं, उतना याद नहीं रखना है। जैसे Z पैरामीटर में आप देख सकते हैं इसको आप इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं, और ये जो है इसका इक्वेशन है, थोड़ा इसको नज़र डाल लीजिए। जनरली ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसी तरह से यहाँ पे Y पैरामीटर है, आप देख सकते हैं Y पैरामीटर का जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, Y पैरामीटर को हम एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं V1 V2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, V1 V2 ये वाला जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी I1 I2 जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट कर रहा है। फिर हमारा H पैरामीटर होता है जिसको आप हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। फिर G पैरामीटर होता है जिसको आप इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। यहाँ पे फिर ABCD पैरामीटर होता है, फिर हमारा ABCD इन्वर्स पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होता है। अब मेनली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो यही आते हैं कि Z पैरामीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, Y पैरामीटर की बात करें तो पैरेलल कनेक्टेड, और अगर H पैरामीटर की बात करोगे H में सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है और G में पैरेलल सीरीज होता है। ABCD की बात करो तो ये मल्टीप्लाइड या कास्केडिंग होता है। यहाँ पे मेनली ये इंपॉर्टेंट है टू पोर्ट नेटवर्क में जो रेसिप्रोकल होता है, ये यहाँ पे ये डेटा याद रखिएगा, और सिमेट्री के कंडीशन में ये डेटा याद रखिएगा। चलिए बाकी इधर जो है आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क उतना ज़्यादा आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस आपको इसको एक रिवाइज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर से इस टाइप से T पैरामीटर H पैरामीटर नहीं पूछे गए, T पाई ये सब लेटेस्ट नेटवर्क सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बाकी ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि Z पैरामीटर को आप इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं, ये वाला वही जो है इक्वेशन है उसके एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये उसके मैट्रिक्स फॉर्म वाला एक्सप्रेशन है, वो देख लीजिएगा। अब ये कहाँ से क्या निकल रहे हैं वो आप ये देख लीजिएगा। जैसे Z1 को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको ओम्स में दिखाते हैं, ये ध्यान दें क्योंकि ये इम्पीडेंस है। एडमिटेंस को हम ओम में दिखाते हैं। जो Y पैरामीटर किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, आप इसको जब मेरे इस कैप्सूल नोट्स को लीजिएगा तो वहाँ सारा डेटा मिल जाएगा। यूथ के कैप्सूल में ये सारा डेटा नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान दें। मैंने बहुत सारे डेटा को यहाँ पे मेंशन किया है आने वाले समय, तो बहुत सारे जो है कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये निकाला गया है फाइंड आउट। जैसे मान लीजिए कि एक टाइम आपका I2 0 रखा गया तो फिर ये वैल्यू निकल गया, फिर ये वैल्यू निकल गया। जब आपका I1 अगर रखेंगे 0 तो ये वाला वैल्यू Z12 और Z21 निकल गया। तो Z12 को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओपन सर्किटेड ट्रांसफर इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। Z22 को ओपन सर्किटेड आउटपुट इम्पीडेंस कहते हैं और ये ट्रांसफर हो जाएगा। Y पैरामीटर भी इसी तरह से यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आप ये बना सकते हैं इस तरह से। ये आपको तो ओवरऑल जो है समरी याद कर लीजिए ये वाला, ठीक है। यही समरी आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो समरी में आप देख सकते हैं यहाँ Z पैरामीटर है, उसका रिलेशन दिया गया है, प्रॉपर्टीज दिया है सिमेट्री का। Z11 और Z22 जो बराबर होता है तो उसको सिमेट्री कहते हैं। Z12 और Z21 से रेसिप्रोकल कंडीशन है और ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। Y की बात करेंगे तो ये सिमेट्री होता है इस तरह से 1 1 2 2, और यहाँ 1 2 2 1 जो है रेसिप्रोसिटी का कंडीशन होता है, ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। H पैरामीटर की बात करेंगे तो डेल H इक्वल्स टू 1 होगा, और रेसिप्रोकल की बात करें तो H21 और ये इक्वल्स टू माइनस H21 हो जाएगा, और ये सीरीज और पैरेलल में एडेड होगा। और G पैरामीटर की बात करेंगे तो ये हमारा सिमेट्री होगा। डेल जी इक्वल्स टू यहाँ पे 1 वैल्यू होगा, सेम थिंग्स यहाँ पे भी है, Z12 हो जाएगा माइनस Z2 हो जाएगा, और ये है पैरेलल सीरीज वाला। तो याद रखिएगा H पैरामीटर सीरीज पैरेलल होगा, जबकि G पैरामीटर पैरेलल सीरीज होगा।
और हम ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करें तो सिमेट्री का कंडीशन जो होगा A इक्वल्स टू डी होगा, जबकि रेसिप्रोसिटी का जो कंडीशन होगा वो AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 होगा। ये मल्टीप्लाइड फोर कास्केड कनेक्शन के लिए होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट, और फाइनली उसके बाद हम देखेंगे AC फंडामेंटल, AC सर्किट और 3 फेज AC सर्किट, सिंगल फेज AC सर्किट और 3 फेज AC सर्किट। और फाइनली हमारा नेटवर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा 4 वीडियो में। अभी दूसरा ये वीडियो अपलोड मैं करूँगा, उसके बाद 3 और चौथा, उसके बाद हम लोग मशीन या पावर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 30 डे में हम आपको कैप्सूल रिविज़न करवा देंगे। और बाकी चीज़ों के कोई रिगार्डिंग दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको इम्प्रूव किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।